देखिए दिए ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया। अब ये देखिए इनका ये स्पेंड कर रहे हैं इतना मनी, तो ये सेविंग कितना करेंगे। तो देखिए मानिए 100 यूनिट किसी की अर्निंग है या इनकम है, उसमें से 90% अगर वो खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो सेविंग कितनी हुई। सेविंग उसकी होगी 10 यूनिट, 10% या 10 यूनिट जो भी है ना। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है, उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। तो ऐसे ही अगर हम मान के चलेंगे ए कितना सेव कर रहा है 10%, बी कितना सेव कर रहा है, बी ने जो सेविंग की 20%, क्योंकि 80% खर्च कर रहा है, 20% सेविंग की। अब ये कह रहा है कि इनका रेशियो, तो ए की सैलरी का 10%, भाई 10% ही तो सेव कर रहा है, तो ए की ये टोटल सैलरी कितनी है, ए की सैलरी का 10% यही तो सेव कर रहा है ना वो, अपॉन बी की सैलरी का, एक मिनट इसको, बी की सैलरी का या इनकम का, है ना, सैलरी इनकम जो भी हो, इनकम का 20% का जो रेशियो है वो है 3:3/4। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज को काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए और 2 का यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। तो ए की जो इनकम है, ए की इनकम का रेशियो, ए की इनकम अपॉन बी की इनकम बराबर हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये 2 से 2 बार कट गया, ठीक है, 3/2। तो ये टोटल कितना हो रखा है 5 यूनिट। 5 यूनिट अगर टोटल इनकम है, तो टोटल जो दोनों की इनकम हो रही है कितने, 1500 के बराबर, ठीक है, दोनों का कितना हो रहा है 1500 के बराबर। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 500 यूनिट को, 1500 कट गया, ये 5×15 300, 300 बार, तो ये 300 होगा, सॉरी, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 300 को, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 300 को। तो एक इनकम कितनी होगी 3×300, और इसकी होगी 2×300। तो ए की इनकम होगी 900 और बी की इनकम होगी 600, यानी 3×3/2 है, तो 3×300 2/2, तो 2×300, 3×300, तो 900 और 600 दोनों की अलग अलग इनकम होगी। यही इसका करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए इस तरह के जो जितने भी हमारे क्वेश्चन आएंगे कि जिसमें सिर्फ परसेंटेज पे ही हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें कोई एक्चुअल डाटा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ जो रियल डाटा है वो लेने की जरूरत नहीं होगी। कांस्टेंट वैल्यू और या कोई भी फिक्स वैल्यू है उनकी भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ रेशियो और परसेंटेज पे ही ये क्वेश्चन सही होंगे। तो इसमें जैसे रेशियो होता है, जैसे रेशियो हो गया, इस टाइप का आएगा, प्रतिशत हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, और आपका फ्रैक्शन हो गया, ये सब अगर होंगे तो इसमें हमें सिर्फ भिन्न बोलते हैं, इनमें सिर्फ हमें एक्चुअल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 60%, कितना 60% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/5, समझ रहे हो। अब ये व्यक्ति 5, अगर इसकी अर्निंग है, कितनी अर्निंग है 5 अर्निंग है, तो 3 क्या कर रहा है एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंडिचर इसका 3 है। ये मान लीजिए इसकी इनकम यहाँ लिख ली, यहाँ लिख लिया एक्सपेंडिचर और यहाँ लिख ली सेविंग।
अगर इसकी इनकम 5 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 होगा। 3 दिया है, 60% है, तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग जो है इसकी 2 यूनिट होगी। सेविंग कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। अब क्या करो, इसमें दिया है 15%, 15%। तो देखिए अगर 15% इसकी इनकम बढ़ी तो 15% 5 का लोगे तो पॉइंटों में आएगा, तो पॉइंट में नल आए इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं 500, इसको मानते हैं 300, अपनी मर्जी से इसको मानते हैं 200। ठीक है, तो 500 का 15% बढ़ गया, कितना 15%, 15% 500 का बनेगा कितना 75। तो ये कितना हो गया, इनकम होगी 575, इनकम होगी 575। और एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ जा रहा है। तो ये 300 का 15%, ये भी इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। तो ये कितना हो गया 45, 300 का 15%, 300 इंटू 15/100, तो 15×3 = 45। तो ये कितनी होगी टोटल एक्सपेंडिचर 345। तो सेविंग कितनी हुई, तो देखिए सेविंग कितनी हो रही है, सेविंग यहाँ निकाल लेते हैं, इधर ही इनकम माइनस के एक्सपेंडिचर 75 माइनस के 345, तो ये कितना हो गया 30। तो 30 ये भी बढ़ गई, सेविंग भी कितनी बढ़ गई 30 बढ़ गई, तो ये कितनी होगी 230। तो सेविंग बढ़ी 30 कितने पे, 200 पे। तो 30 बढ़ी कितने पे, 200 पे, तो 100 पे कितना, तो सीधा सीधा हो गया 15%। तो सेविंग भी 15% बढ़ गई। ठीक है, सेविंग भी 15% बढ़ गई। तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया, 15% इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 15% बढ़ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, कितना खर्च करता है 75%। तो देखो सबसे पहले 75 की फ्रैक्शन बना लो, तो 75% इक्वल टू होता है आपका 3/4। अब देखो कोई आदमी अगर 4 इनकम है तो उसकी जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो कितना होगा 3। यहाँ लिख लो इनकम, यहाँ लिख लो एक्सपेंडिचर, और यहाँ लिख लो सेविंग। इनकम है 4, एक्सपेंडिचर है 3, तो सेविंग कितना हुआ 1 यूनिट। अब क्या है 10% 20% बढ़ रहा है, तो इसको भी 400 मान लो, इसको 300 मान लो, इसको 100 मान लो। ये अपनी तरफ से मान रहे हैं हम, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे, गुणा भाग करेंगे, उनमें जी होगा। तो ये कह रहा है कि इनकम जो है 20% बढ़ी, इनकम जो है 20% बढ़ी, तो 400 का 20% निकाल लो, तो ये हो गया 80। तो इनकम हो गई 480, ये मैं जोड़ के लिख रहा हूँ, है ना, तो नहीं तो ऐसे आएगा 400 + 80, 400 का 80, तो ये हो गया 480। एक्सपेंडिचर बोल रहा है कि 10% ही बढ़ा के केवल, तो 300 का 10% इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया 300 का 10% 30, 330। तो सेविंग कितना हुआ, तो सेविंग हमें निकालना है 480 माइनस 330। ठीक है, तो 80 ये और 70 ये कितने हो गए 330, 480। तो यहाँ पे क्या है, ये आएगा 150, लेकिन 300 तो 150 हो गया, तो ये सेविंग कितनी थी पहले 100 तो पहले ही थी, तो 50 बढ़ी, इंक्रीज कितना हुआ, ये 150 हो गई। अगर इसकी सेविंग 150 हो, पहले कितनी थी 100 थी, तो इंक्रीज कितनी हुई 50 तो इंक्रीज हुई। या फिर ऐसे कर लो कि ये जो है इनकम कितनी बढ़ी, 400 तो पहले थी ही, 80 बढ़ी, माइनस के
30 एक्सपेंडिचर बढ़ा तो 50 जो है इसका सेविंग बढ़ गई। तो 50 सेविंग बढ़ी कितने पे? 100 पे। तो पर 100 पे कितना? तो सीधा सीधा 50% इंक्रीज हो गई सेविंग। सेविंग जो है बचत प्रतिशत जो है 50% इंक्रीज हो गई, इंक्रीज बाई 50%। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 50%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 8550 रुपये में से 5700 रुपये व्यय करता है। जो इसका एक्सपेंडिचर है वो 5700 रुपये है। तो देखिए इनकम कितनी है। मैंने बताया था कि अगर और बचत में प्रतिशत परिवर्तन ही पूछा है, आय तथा इसमें आय तथा व्यय में 19 तथा 13 की वृद्धि होती है, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो देखिए इसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे दिया है, तो इसमें क्या करो आप, इजीएस्ट करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको इनका रेशियो लो, इनका रेशियो बनाओ। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। तो देखो ये कितना है, 8550 5700। ठीक है, तो ये जो पॉइंट को छोड़ के यहाँ से मतलब 2 जीरो छोड़ दो, 85 और 57 इनमें कुछ रिलेशन बन रहा है। 85 और 57 अगर इसको देखोगे ये देखिए, ये 19 57 00, ये आएगा 19 5 450। ठीक है, अब ये 450 और इसमें देखिए 15 45 15 दूनी 30, तो ये हो गया 3:2। तो अगर उसकी इनकम 3 है तो एक्सपेंडिचर उसका 2 है, तो सेविंग कितनी हुई 1। अब इसमें कर लीजिए 100 का गुणा। 100 का गुणा सिर्फ कैलकुलेशन इजी करने के लिए करते हैं हम, ना कि कोई और हमारा पर्पज नहीं है। तो 300 का हमारा 200 खर्च कर रहा है, 100 सेविंग है। अब उसकी आय इनकम में सेविंग हुई 19%, 19% इंक्रीज हो गया है ना। तो ये हो गया 57 है ना। तो 300 मतलब ये हो गया 357, 357 तो इंक्रीज कितना हुआ 57। अब इसमें कह रहा है 13% इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया 226, तो ये कितना हो गया 26। तो सेविंग प्रतिशत कितना चेंज आया, तो देखिए 57 माइनस के 26, 57 माइनस के 26 इक्वल टू होता है 31। तो ये जो है इंक्रीज हुआ 31 कितने पे, 100 पे, तो 100% पे 31% आ गया। 31 इंक्रीज 100 पे, तो परसेंटेज लाने के लिए 100 पे कितना, 100 से 100 कट गया, तो 31% इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आंसर इसका आएगा 31%। 31% इसका आंसर होगा, बचत में इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखता हूँ। एक व्यक्ति 13,500 रुपये में से 9,000 रुपये व्यय करता है। कितना, 9,000 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13 और 9% की वृद्धि हो तो बचत। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, कोई चेंजेज नहीं है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। देखिए इनकम है 13,500, एक्सपेंडिचर है 9,000, तो सेविंग कितना हुआ, या तो इसे काट पीट लो। तो इसे काटोगे तो ये कितना बनेगा, 4,500 से 2 बार, और ये 4,500 से 3 बार, क्योंकि 4 3 12,000 और 500 से 1500, 13,500। ठीक है,
तो ये 2 3, तो ये सेविंग कितनी हुई 1 ही। अब ये मत कहना कि 3 2 1 कैसे है, क्योंकि ये हम जो है इसको रेशियो बनाने के लिए कंपेयर करके काट रहे हैं किसी भी ऐसी वैल्यू से जिससे कि ये इजी हो जाए। तो ये हमने काट दिया, 9000 है तो 4500 से ये भी कट रहा है। तो ये जो रेशियो आएगा वो जैसे करोगे ना 13500 बटे 9000 करोगे तो ये बराबर आएगा 3/2 के, ठीक है। नहीं तो आप काट लेना, 4500 से कट रहा है पूरा पूरा। तो देखिए अब इसमें सुविधा के लिए 100 का गुणा कर दो सब तरफ। तो ये देखो 13% और 9% की वृद्धि, तो 1339 इंक्रीज हो गया इनकम। तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है 9% की वृद्धि, तो 9 दूनी 18 और 39 39 माइनस के 18, तो 9 8 1 और 3 1 गया 2, 21%। क्योंकि इनकम सेविंग तो 100 ही है, तो 100 पे जो भी है वो वैल्यू परसेंटेज होती है, तो 21% की इंक्रीज हो गया, 21% का इंक्रीज हो गया, ठीक है। 21% सेविंग जो है बढ़ गई इसकी। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है। एक परिवार 25 किलो चावल तथा 9 किलो गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च कर रहा है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ गया तो चावल की खपत में परसेंटेज कमी ज्ञात करें यदि उसका नया खर्च पूर्व में समान हो तथा चावल का मूल्य स्थिर हो। चलो देखते हैं। तो देखिए ये तो हो गया राइस, ये हो गया राइस और ये हो गया व्हीट गेहूं। अब ये क्या कह रहा है देखो 25 किलो चावल, कितना 25 किलो, और गेहूं 9 kg, 9 kg, ठीक है। ये है इसका खर्चा, 25 किलो चावल खाता है और गेहूं खाते हैं ये 9 kg घर में। अब कीमत पे आ जाओ। कीमत कह रहा है गेहूं के मूल्य का 20%, चावल का मूल्य का किसका है गेहूं का 20%, 20% बराबर होता है 1/5। लेकिन किसका गेहूं के मूल्य का, तो अगर गेहूं का मूल्य 5 है तो चावल का प्राइस कितना है 1 है ना। अगर गेहूं का मूल्य 5 है तो चावल का मूल्य कितना आएगा 1। अब ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अब इसका गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए। मेरी बात को जरा गौर से समझना कि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ाया जाए। तो देखिए गेहूं का मूल्य कितना है 5 है, और 5 का 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। 5 का 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो कितना हो गया 5 से 1 हो गया, तो 5 था तो 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 6 हो गया। नई कीमत जो होगी इसकी वो हो गई 6, ठीक है। नई कीमत हो गई 6। अच्छा इसमें एक काम करते हैं हम, पहले इसका एक्चुअल वैल्यू को पता कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये जो डाटा है ये तो सिर्फ यूनिट माना है, तो इसका एक्चुअल वैल्यू देखते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको हटा के, अब देखो 5 रुपये किलो से, ये तो यूनिट है 5x मान लो, या हाँ ये मान लो 5x 5x, क्योंकि ये हमने जो माना है 1/5, 5x यूनिट है और ये x मान लो 1x। तो अब ये क्या हुआ, ये हो गया 25 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू 5 इंटू एक्स। इतना खर्चा करने में उसे कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है इतना सामान खरीदने में, 350 रुपये, है ना 350 रुपये। तो अब x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 25 और 9 5 45, तो 45 प्लस 25 x बराबर 350।
ये कितने हो गए 70। तो 70x बराबर 350। तो x बराबर 5 बार कट गया ना, 5, x बराबर 5। x की वैल्यू आ गई अब हमारे लिए 5। x की वैल्यू आ गई 5। तो ये कितना हो गया, गेहूं की कीमत हो गई 5 गुणा 5 25, और चावल की कीमत हो गई 5। गेहूं की कीमत 25, चावल की कीमत 5। अब कह रहा है कि गेहूं की कीमत 5% बढ़ा दी जाए। तो 25 का, तो ये कर लीजिए 25 का 5% 1/5, तो कितना हो गया 5। तो अब जो नई कीमत हो गई वो हो गई कितनी, 5 + 5 30। अब नई जो कीमत होगी वो कितनी होगी 30। तो अब देखिए, अब ये कह रहा है कि 9 kg गेहूं और 30 के रेट से कितने का आएगा। तो 9 × 30 बराबर 270 का, 270 का आएगा। अब 270 तो ये गेहूं में ही खर्च कर दे रहा है, और जबकि इसमें एक चीज़ और लिख दी है कि उसका जो है नया खर्च पूर्व में समान हो, यानी 350 रुपये ही खर्च करेगा। तो 350 माइनस के 270 इक्वल टू 350 80। अब 80 रुपीज़ खर्च करने के में कितने राइस ले सकता है, क्योंकि राइस का रेट तो 5 रुपये यूनिट आ गया है, क्योंकि 1 यूनिट माना था और 1 यूनिट की वैल्यू 5 थी, तो 5 है। तो राइस की वैल्यू आएगी 80/5 बराबर 16। अब उससे जो है 16 किलो राइस ही खरीद पाएगा, जबकि खरीद कितना रहा था, पहले खरीद रहा था 25 kg। जबकि इसने एक चीज़ और कह दी है कि चावल के मूल्य स्थिर है, चावल का द प्राइस ऑफ राइस इज कांस्टेंट, है ना। तो प्राइस तो सेम ही रहेगा 5। तो 5 से डिवाइड किया 16, तो पहले कितना था 25 माइनस के 16 बराबर 9। तो 9 की कमी आई कितने पे, 25 पे। 9 की कमी आई 25 पे, तो 100 पे कितना, 9 × 36 बराबर 36% जो है चावल में कमी, चावल की खपत में कमी करनी पड़ेगी। कितना, 36% आंसर आएगा इसका, 36%। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे करोगे तो सारे क्वेश्चन एक तरफ हो जाएंगे और ये अकेला क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो हम इसे कैसे करें एग्जाम में। एग्जाम में करने के लिए देखो मैं बताता हूँ कि आपको 2-3 चीज़ें हैं जो शुरू में लिखनी होंगी, फिर उसके बाद करेंगे इसे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए राइस दिया है 25 kg और गेहूं दिया है 9 kg, और रेट दे दिया है 20% इक्वल टू 1/5 ऑफ। रेट दिया है चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का, है ना। तो ये हो गया आपका गेहूं का, है ना, व्हीट का, और ये हो गया राइस का। तो अगर व्हीट का 5 यूनिट है तो राइस का 1 यूनिट, व्हीट का 5 यूनिट है तो राइस का 1 यूनिट। अब इसको क्या करोगे आप, इसको पहले आप यहाँ पे वही x की वैल्यू तो आपको लेनी ही होगी, x की वैल्यू तो आपको निकालनी ही होगी। तो उसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा है, ये 5x ये x, तो 25x प्लस 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ये 9 kg है ना। तो 45x इक्वल टू 350, ये 70x इक्वल टू 350। तो x की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू 5 अगर आ जा रही है तो अब आपको करना क्या है, सीधा यहाँ पे सीधा इनकी प्राइस लिख देनी है। प्राइस लिख दोगे, प्राइस लिखोगे तो कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 25, भाई 5 यूनिट थी तो 25, और ये हो गई 5। अब एक बात ध्यान दो कि इंक्रीज किसकी वो हो रही है, मूल्य जो है गेहूं का मूल्य, तो 20% यानी वही 1/5। अगर 25 है तो 25 का 1/5 5 हो गया। तो ये इंक्रीज हो रहा है 5 यूनिट, है ना।
30, 5 से 30 हो रहा है ना। अगर ये इंक्रीज हो रहा है 5 यूनिट, तो देखो 5 यूनिट मतलब 5 रुपये पर केजी पे है ना। 5 ये कीमत है जो 5 रुपये पर केजी पे इंक्रीज हो रहा है। मेरी बात को ज़रा गौर से समझना है। यहाँ पे 5 रुपये पर केजी इंक्रीज हो रहा है, तो 9 केजी पर कितना इंक्रीज हो गया। हमें अब ये 30 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट जा रहे हैं कि हमारा इंक्रीज जो है खर्चा कितना बढ़ गया। इसमें रेट बढ़ने से हमारा खर्चा कितना बढ़ा, तो ये 9 × 5 हो गया, यानी 45 रुपये। समझना मेरी बात को, 45 रुपये का खर्चा बढ़ गया हमारा। किस पे? गेहूं की कीमत बढ़ने से 45 रुपये का खर्चा बढ़ गया। अब एक बात समझो यहाँ पे, अगर मेरे पास 20 रुपये हैं, अब राम आया कि मेरे को 10 रुपये दे दो, उसको 10 दिए, श्याम को मैंने राम को दिए 12 रुपये और श्याम को दिए 8 रुपये। अब राम ने रिक्वेस्ट की ज़्यादा, तो बोला नहीं मुझे 14 देना है, तो मैंने उसे 14 देंगे, तो मेरे पास तो 20 ही है, तो इसमें से कितना कम होगा, तो इसमें से ही तो कम होना है ना, ये 6 हो जाएगा। तो अगर जो ये 45 बड़ा है, तो ये कहाँ से कम होना है, ये 350 में से ही कम होना है। तो अगर ये 350 में से कम होना है, यानी चावल की खपत में कम करनी है। और एक लाइन और लिख दी है, चावल का मूल्य जो है कांस्टेंट है, फिक्स है, चावल का मूल्य तो 5 ही रहना है। तो 45 में कितना चावल आ जाएगा, जितना 45 बढ़ गया है उतना चावल हम कम कर देंगे। तो 45/5 = 9, यानी 9 kg चावल जो है हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना पैसा तो हमने गेहूं में खर्चा ज़्यादा कर दिया। तो अगर 9 किलो चावल राइस जो है कम हो रहा है, राइस 9 kg कम हो रहा है, तो ये किस पे हो रहा है, 25 पे। तो 9/25, तो 100 पे कितना, 25 चौक 100, तो 9 चौक 36, तो ये 36% का डिक्रीज करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी खपत में। कितने की, 36% की, क्योंकि 45 रुपये का जो एक्सपेंडिचर हमने गेहूं पे ज़्यादा कर दिया, तो अगर वहाँ ज़्यादा कर दिया तो चावल में क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी। तो 25 और रेट है इसका 5 का, ये फिक्स है, तो 9 kg जो हमें राइस कम लेना होगा। तो ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को करने में ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 सेकंड का होगा, खींच के 60 सेकंड, 1 मिनट, क्योंकि इसमें थोड़ा लैंग्वेज जो पढ़ने में उसमें टाइम लगता है इस टाइप के क्वेश्चनों में। लेकिन जब तक फ्रैक्शन और परसेंटेज इन दोनों में अगर आप रिलेट और कोरिलेट नहीं कर पाओगे, तब तक इनका करना मुश्किल है। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और बार बार देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दिया है, डिब्बे में जितनी कि प्रत्येक डिब्बे में सीटें हैं उतने ही डिब्बे हैं। मेरी बात को गौर से समझना बच्चों, जितने डिब्बे हैं उतनी ही सीटें हैं। अगर 10 डिब्बे हैं तो हर डिब्बे में 10 सीटें हैं। अब क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं, जो कि उसकी क्षमता का 71:2 3/7। तो 71 का हम पहले फ्रैक्शन बदल लेते हैं, 71 सही 3/7 जो होता है वो होता है 5/7 के, 5/7 के। अगर टोटल सीट 7 है तो उसका सिर्फ 71:3/7, यानी 7 अगर टोटल सीटें हैं तो सिर्फ 5 ही सीट ऑक्यूपाइड हैं, 5 ही सीट ऑक्यूपाइड हैं। तो 5 सीट जो रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए 5 सीट जो रिप्रेजेंट कर रही है वो 25 पैसेंजर को रिप्रेजेंट कर रही है, 25 को। तो 5 यूनिट, सॉरी 5 सीट नहीं 5 यूनिट, तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी, एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 25/5 बराबर 5 को। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 5 को, तो टोटल कितना माना हमने, 7 यूनिट। तो टोटल 7 यूनिट सीटें हैं एक डब्बे में, कितना सीटें, 7। तो 7 सीटें हैं और एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो बराबर 35 सीटें हैं टोटल एक डब्बे में। अब ये क्या कह रहा है कि अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से समझना कि 35, अब ये पहले दिया था कि जितने डब्बे उतनी सीट, तो सीट कितनी है 35, डब्बे कितने हैं 35, क्योंकि जितनी डब्बे उतने सीट। अब हमें क्या करना है कि 20% खाली छोड़ना है। तो देखो 20% की जो फ्रैक्शन होती है ना, वो होती है 1/5।
यानी 5 अगर टोटल है, 5 अगर टोटल है तो एक खाली छोड़ना है, तो भरना कितना है 4/5 इंटू 4/5। हमें भरना कितना है 4/5, इतना ही तो भरेंगे हम, क्योंकि 1/5 तो खाली छोड़ देना है टोटल का। तो देखिए इसमें 5 से 1 कट गया 7 बार, और 7 चौक 28, 7 ये मल्टीपल कर लेते हैं, 7 पंजे 35, 7 21 और 3 245, 245 गुणा 4 तो करोगे ये आएगा 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टोटल 980। टोटल 980 सीटें हैं जिन पे कि हम यात्री बिठा सकते हैं, पैसेंजर बैठेंगे। तो ये जो अधिकतम यात्रियों की संख्या जो ज्ञात की थी, ये इसका आंसर आ गया 980। तो कैसे किया कि सबसे पहले हमने निकालिया 71% जो है सीट ही भरी हुई हैं, 71% जो सीट ही भरी गई हैं, तो ये होता है 5/7, यानी टोटल सीट 7 हैं तो 5 यूनिट ही भरी गई हैं। तो 5 यूनिट भरी गई हैं तो उसमें कितने सब पैसेंजर हैं 25, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 5 को, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट करेगी 35 को। तो टोटल एक डब्बे में सीट हैं वो 35 हैं, है ना। तो एक डब्बे की सीट जो 35 है तो 35 ही डब्बे हैं, और इसका भी 1/5 खाली रखना है, तो 4/5 भर पाएंगे, तो 4/5 का गुणा कर दिया। तो ये टोटल ट्रेन में पैसेंजर आएंगे 980, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ समझा दूं आपको कि किसी ने मैंगो खरीदा, उस पर मिला उसको, मतलब किसी ने मैंगो सेल किया है ना, तो 10% की प्रॉफिट ली, और किसी बनाना सेल किया, उस पर भी 10% की प्रॉफिट ली, और आपका पपाया उस पर भी 10% की प्रॉफिट ली। अगर उसने 400 का मैंगो सेल कर दिया, 500 का बनाना सेल कर दिया, 100 का पपाया सेल कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट कितनी हुई, टोटल पे ऑल ओवर कितना परसेंटेज उसको प्रॉफिट हुआ। तो देखिए अगर अलग अलग निकालोगे तो 400 का 10% 40, 500 का 10% 50, 100 का 10% 10, तो ये टोटल कितना हो गया 40 50 90 प्लस 100, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ टोटल पे। अगर 100 रुपये का हो रहा है, टोटल खरीदा कितने का है 50, 500, 400, 900 और 100 1000, 100 का प्रॉफिट 1000 रुपये, तो 100 पे कितना, 100 से 2 जीरो कट गई, 0 से 0, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ओवरऑल पे भी सेम प्रॉफिट होगा अगर सभी पे सेम है। तो अगर सभी पे सेम प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, या कोई भी परसेंटेज वैल्यू किसी की सेम है, तो हर चीज़ पे अगर सेम है तो सभी पे ओवरऑल भी उसका सेम रहेगा। तो यहाँ पे यह चीज़ जो है काम आएगी। देखो एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्ति टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली स्थान छोड़ रहा है। तो देखो ये एक पंक्ति में 8% छोड़ रहा है, दूसरी पंक्ति में भी 8% छोड़ रहा है, 8% छोड़ रहा है, हर एक में अगर 8% छोड़ेगा तो ओवरऑल 20 में भी 8% ही जो है खाली छोड़ेगा स्थान। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर 100 में से 8 लाइन खाली छोड़ रहा है तो टाइप कितनी कर रहा है, टाइप कर रहा है वो 92%, 92 कर रहा है ना भाई, टाइप कितना कर रहा है 92 कर रहा है। तो इसमें दिया 8% खाली छोड़ रहा है, तो टाइप कितना कर रहा है 92। अब इसकी इफिशियंसी क्या है, अब इस आदमी की इफिशियंसी निकालेंगे। तो देखो कितनी पंक्ति टाइप कर रहा है 20 पंक्ति, कितने टाइम में टाइप कर रहा है उसको हम बटे में करेंगे इफिशियंसी लेने के लिए, जो 10 मिनट में आए, तो कितना कर रहा है 92% टाइप कर रहा है, क्योंकि 8% तो खाली छोड़ दे रहा है भाई। ये एक लाइन है, अब इसने किसी को यहाँ से ये टाइप किया और यहाँ तक करना है उसे, 8% खाली छोड़ दिया, तो किया कितना 92 तक ही तो कर रहा है, ये तो पूरा ये 8% तो खाली छोड़ दिया, तो 92 और कितने मिनट में कर रहा है, तो 10 मिनट में कर रहा है ना। तो 0 से 0 कट गई, और ये 92% को परसेंट में ही रहने दो, तो ये हो गया, यहाँ लिख देता हूँ 2 × 92
परसेंट इसकी इफिशियंसी है 1 मिनट में। इतना लाइन टाइप कर देता है, 1 मिनट में 2 लाइन टाइप कर देता है, लेकिन इसका हर लाइन का 92%। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए आगे दिया है इसने 40 पंक्तियों वाले, कितने पंक्ति, 40 पंक्तियों वाले कितने पेज, 23 पेज, 23 पेज कितने समय में टाइप कर देगा, है ना। और काम का कितना हिस्सा है, अभी काम का अभी हिस्सा है, यदि वो पहले का 25% अतिरिक्त, पहले का मतलब 8 का भी 25%, तो देखो 8 का 25% होता है 2, कैसे कि 8 का फ्रैक्शन 25% की होती है 1/4, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 2, तो 8 तो पहले छोड़ रहा था और अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा 2, तो अब कितना छोड़ेगा, 10 छोड़ेगा, तो काम कितना करेगा, 90% ही तो काम करेगा, 10% तो वो खाली छोड़ दे रहा है। तो अब क्या है, अब वो कर रहा है सिर्फ 90% काम, अब उसे जो करना है वो है काम कितना है, 90%, पहले 92% कर रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इंटू 90% कितने समय में, तो देखिए 1 मिनट में कर रहा है वो, 2 लाइन कर रहा है और 92% कर रहा है, तो देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट गया एकदम, कोई मतलब ही नहीं रहा इसका। अब इसको जो है आप थोड़ा सॉल्व करिए, तो देखिए 2 से ये कट गया 20 बार, और 23 से ये कट गया 4 बार, 4 से ये कट गया 5 बार, है ना, तो ये कितना आ गया 5 × 90, तो ये कितना मिनट आ जाएगा, 450 मिनट में टाइप कर पाएगा। ठीक है, 450 मिनट में टाइप कर पाएगा, और अगर घंटा बनाना है तो इसको 60 से डिवाइड कर देना, इतने घंटे में हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाए तो आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्व निर्धारित समय में ही कर लिया जाए तथा नए मजदूर की कार्यक्षमता पुराने से 25% अधिक है। तो देखो सबसे पहली चीज ये है कि जहाँ भी परसेंटेज दिखे ना उसे फ्रैक्शन में बदल दो बिना सोचे, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अगर पहला वाला की कार्यक्षमता बोलते हैं वर्क इफिशियंसी अगर 4 थी तो नए वाले की कितनी होगी, 5, अधिक है ना, एक 25%, तो 4 का 25% 1। देखिए तो यहाँ हम कर लेते हैं ओल्ड वर्कर, है ना, पुराने कर्मचारी ओल्ड वर्कर, और यहाँ न्यू वर्कर, ओल्ड वर्कर, न्यू वर्कर और वर्क, है ना, वर्क कि काम कितना बचा है, तो ये इफिशियंसी है ओल्ड वर्कर की इफिशियंसी, है ना, 1 मिनट, इसका इफिशियंसी ऑफ, है ना, तो ये ओल्ड की इफिशियंसी है 4 की, है ना, और न्यू की है 5। तो मान के चलिए पहले 100 काम था, पहले कितना काम था, 100 काम था। अगर 100 काम है तो ओल्ड वर्कर जो है एक आदमी 4 काम करता है, यानी ये समझ के चलिए आप इसको कि 100 चम्मच बनानी है, 100 स्पून बनाना है, एक आदमी 4 स्पून बनाता है, इसकी इफिशियंसी है 4 बनाने की, है ना। तो टोटल कितने आदमी चाहिए, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल आदमी चाहिए कितने, 100 बनाने के लिए बटे 4, तो चाहिए कितने, 25 आदमी चाहिए, 25 आदमी लगेंगे। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में ऐसे लिखते हैं, इसको मैं कर देता हूँ। देखिए ये है ओल्ड वर्कर की इफिशियंसी, ये है न्यू वर्कर की इफिशियंसी, और ये है वर्क, तो देखिए इसकी है 5। तो देखो अगर ओल्ड वर्कर की इफिशियंसी, अब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम नीचे लिखेंगे इसकी, तो देखिए ये जो है
ओल्ड वर्कर की इफिशियंसी है 4, वर्क है 100। अगर 100 चम्मच बनानी है और एक आदमी 4 बनाता है तो मैन पावर कितनी चाहिएगी? मैन पावर जो चाहिएगी वो चाहिएगी 25 आदमी। अब क्या हुआ कि वर्क बढ़ गया, समझ रहे हो, वर्क जो है बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 50% काम बढ़ गया, यानी अब वर्क हो गया थोड़ा सा। तो देखिए अभी काम बढ़ गया हमारा 50%, तो काम हो गया कितना? 150। अब एक बात बहुत गौर से देखना, बहुत गौर से, अगर गौर नहीं किया तो समझ नहीं आएगा कि पुराने वर्कर तो हैं ही, पुराने वर्कर तो हैं ही, पुराने वर्कर गए नहीं है, लेकिन नए मजदूर अलग से बुला लिए। कितने प्रतिशत की ये दिया आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूर्ण निर्धारित समय में हो जाए। नए मजदूर की एफिशिएंसी जो है 25%, यानी 5 है, पहले की 4 है, तो कितना एक्स्ट्रा होगा? तो देखो ये तो चार एफिशिएंसी वाले तो हैं ही 25, तो इन्होंने तो 100 बना ही देंगे चम्मच। अब 150 चम्मच बनानी है तो 100 तो ये बना ही देंगे 25 आदमी, है ना। लेकिन अब कितनी बनानी है? 50 और बनानी है एक्स्ट्रा, लेकिन 50 बनाएंगे, उनकी इफिशियंसी कितनी है? 5 है। तो 5 है तो 5 इफिशियंसी वाले कितने में बना देंगे? कितने आदमी बना देंगे? 10 आदमी बना देंगे। तो 10 आदमी इंक्रीज होंगे, 10 आदमी जो है बढ़ेंगे। इसमें कितने आदमी बढ़ेंगे? मात्र 10 आदमी बढ़ेंगे। तो इसमें जो है नए आदमी जो बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे 10। कितने पे? 10 जो बढ़ रहे हैं वो कितने पे बढ़ रहे हैं? 25 पे। 25 तो पहले ही थे, इंटू 100, तो 25 चौक 100, तो 40% मैन पावर, 40% मैन पावर इंक्रीज की जाएगी, है ना। 40% लेबर जो इंक्रीज किए जाएंगे, तब जाके काम जो है एक दिन में ख़त्म होगा। क्योंकि ये 40 आदमी जो है, 10 आदमी जो है 50 बना देंगे, और ये 25 100 बनाते हैं, है ना। तो ये 150 काम ख़त्म हो जाएगा। टोटल 35 आदमी रहेंगे और काम ख़त्म हो जाएगा। तो 40% मैन पावर जो इंक्रीज की जाएगी। एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये लेता है। तो देखिए अगर वो 60 घंटे काम कर रहा है, 60 आवर्स काम कर रहा है और 2400 रुपये ले रहा है, तो पर आवर कितना हो गया? अपॉन 60, तो पर आवर हो गया 40। पर आवर जो है उसकी जो वेजेज है, जो सैलरी वेजेज जो मिल रही है, तनख्वाह जो मिल रही है, वो 40 रुपीज़ है ना। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ा दिया जाए, इस पर ध्यान देना, अगर उसका जो है वेतन जो है 40% बढ़ा दिया जाए, समझ रहे हो, 40%, और कार्य 16 सही 2/3, है ना। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन होता है, 16 सही 2/3 परसेंटेज बराबर होता है 1/6, यानी 6 था 7 कर दिया जाए। तो अब ये हम इसे करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कर लीजिए पहले 60 घंटे काम करता था, तो यहाँ पर कर लीजिए आवर टाइम, है ना। यहाँ पर कर लीजिए आवर टाइम, और यहाँ पर कर लीजिए उसका वेजेज पर आवर, जो रेट है, जो पर आवर जो वेजेज मिल रही है, जो तनख्वाह मिल रही है ना, जो तनख्वाह मिल रही है और वेतन जो मिल रहा है पर आवर का, पर आवर, है ना। और इधर कर लीजिए उसकी जो सैलरी टोटल कितना बन रही है, उसकी जो सैलरी टोटल कितना बन रही है, कितना इंक्रीज होगा, है ना। तो देखिए पहले वो 60 घंटे काम करता था और वेजेज थी उसकी 40 पर आवर के हिसाब से, और सैलरी बनती थी उसकी 2400 रुपये, ठीक है, 2400 रुपये। अब वो काम कितने घंटे कर रहा है? काम जो है उसका काम बढ़ा दिया, है ना। तो देखिए ये पहले 60 घंटे काम करता था, अभी काम कितना हो गया? पहले वो 6 घंटे काम करता था, तो अभी एक कम काम कर रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। अगर वो 60 का 16 सही 2/3% कम हो गया, है ना। तो अगर वो 6 घंटे काम 60 घंटे कर रहा है, तो कितना हो गया? 10 घंटे कम हो गया, तो ये हो गया -10। भाई 6 अगर कर रहा है तो 1 हो गया, और 60 कर रहा है तो कितना हो गया? 10 कम हो गया। यहाँ पे 60 आवर कर रहा है ना, तो अभी कितने काम करेगा घंटे? 50 आवर काम करेगा ओनली। अब
बेजेज पे आ जाइए। बेजेज कितना कर दिया उसका, प्रति घंटे 40%, तो प्रति घंटे 40 मिलता था और 40 की फ्रैक्शन होती है 2/5। तो पहले जो वो है 40 कर रहा था, तो 40 का 2/5 बनता है 16। 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, तो 16 इंक्रीज हो गया, तो अब कितना हो गया 56। तो ये कितना बना 50 इंटू 56, 50 इंटू 56, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए 0, 5 छिंगे 30, 55 25 और 3 28। अब देखिए पहले 2400 कर रहा था सैलरी, पहले 2400 सैलरी मिली थी, अभी 2800 मिल रही है, तो कितना फालतू मिली 400। तो 400 फालतू मिल रही है कितने पे 2400 पे, तो 100 पे कितना, तो 0 से 0 कट गई, 24 से ये कटेगा कितने बार 6 चौक 24, 4 दाढ़ 40 और 106, 100/6 आ गया। तो 1/6 होता है 16 से 2/3%, यानी ये हो गया 1/6 इंटू 100, तो ये होता है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो इसकी जो सैलरी जो है आय में परिवर्तन होगा 16 सही 2/3%, क्योंकि ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 17 नंबर इस क्वेश्चन का। P माइनस क्यू का 50% बराबर P प्लस क्यू का 30% तथा Q बराबर P का X%, ठीक है ना। तो देखो पहले मैं मान लेता हूँ 50%, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं। 50% 1/2, 30% 3/10, ठीक है। P माइनस क्यू का 1/2, P माइनस क्यू का P माइनस क्यू का 1/2 इक्वल टू P प्लस क्यू का 3/10। तो देखो 2 से ये कट गया 5 बार, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कि ये P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू, ठीक है। P प्लस क्यू, P माइनस क्यू अपॉन P प्लस क्यू बराबर आ गया कितना 3/5। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझ पा रहे होगे कि ये रेशियो वैल्यू है, और रेशियो वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, देखो P माइनस क्यू बराबर आ गया 3 और P प्लस क्यू बराबर आ गया 5। तो देखो दोनों को जोड़ दोगे तो 2P बराबर 8, P बराबर 4, ठीक है। 2/8 आ गया तो 4 आ गई वैल्यू सीधी सीधी, है ना। तो P बराबर 4 आ गया, P बराबर आपका 4 आ गया, तो यहाँ पे P की वैल्यू रख दीजिए। P माइनस क्यू बराबर था 3, तो P की वैल्यू आई 4 इधर रखोगे तो ये कितना हो गया माइनस के Q बराबर 3, तो ये कितना हो गया -1, या फिर Q को उधर ले जाइए, ये हो गया Q बराबर 4 माइनस के 3 इक्वल टू 1। तो P की वैल्यू आ गई 4, Q की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ हम लिख लेते हैं P इक्वल टू 4, Q इक्वल टू 1। अब पूछा क्या है ये देख लो, Q P का, किसका P का, तो P बराबर क्या है उसको बट्टे में ले जाओ, ये हो गया नीचे आ गया। Q P का किसका, जिसका जिसके जो आते हैं वो उसे नीचे रखते हैं, बट्टे में रखते हैं, है ना, अपॉन में रखते हैं। तो ये हो गया 4, और कौन Q की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/4 आ गया। Q जो है ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। 1/4 कितना परसेंट होता है, 1/4 होता है 25%, ठीक है ना। 1/4 जो है 1/4 इक्वल टू 25%, और ये कह रहा है x% के बराबर, तो x की वैल्यू 25 आई, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से, ठीक है। तो पहले तो हमें यहाँ पे या तो फ्रैक्शन बना लो, ये तो डायरेक्ट भी होगा। देखो बहुत ईजी है कि पहली संख्या कितनी है, मान 3 संख्या मान लो, A B C। दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी तो पहली तीसरी संख्या से माना जाए तो उसको मान लो 100, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, तीसरी से, तो तीसरी को 100 मान लो। 20% तथा 50% अधिक है, तो ये हो गई 120, ये हो गई 150, क्योंकि 50% अधिक 50 हुआ 100 का, और ये 20 हुआ, है ना। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। अगर दोनों संख्याओं का अनुपात हम ज्ञात करेंगे तो सीधा सीधा है, A/B बराबर 120 अपॉन 150। तो देखो 0 से 0 कट गई, और ये 3 से 4 बार, और ये 3 से 5 बार, ये 3 से 5 बार, तो ये कितना आया 4/5। तो रेशियो आएगा 4:5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, कितना 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो देखिए इसको क्या करोगे, 40% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 2/5, और 60% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/5, ठीक है। वो कितनी होती है 3/5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं इनको। संख्या मान लेते हैं A और B, दोनों को कर लेते हैं बराबर। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या का, है ना। अब हमने तो माना है, जस्ट कोई भी मान लेते हैं, A को बड़ी मान लेते हैं, बड़ी का 40% यानी 2/5, B को छोटी मान लेते हैं तो इसका 3/5। ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो ये इससे हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालेंगे, A/B = 3/2, ठीक है ना। ये बट्टे में आ गया नीचे, और ये इधर आ गया ऐसे क्रॉस में। तो अगर A बराबर 3 है तो B बराबर कितना आएगा 2। समझ रहे हैं हम, ये यूनिट ही तो मान के चल रहे हैं। और दोनों संख्याओं का योग 150 है, तो देखो दोनों यूनिटों का योग मानोगे कितना आएगा, 3 + 2 यूनिट मान के चल रहे हैं, तो यह आया 5। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करती है 150 को, तो एक यूनिट कितने को करेगी, तो देखिए 150 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रही है, 5 यूनिट रिप्रेजेंट करती हैं 150 को, 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही हैं 150 को, तो एक यूनिट कितने को करेगी, तो 5 30 को। अब पूछा बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या माने थे हम 3 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई, एक यूनिट आई 30, तो बड़ी इसमें 30 का मल्टीपल कर दो, तो A बराबर कितना आएगा, A बराबर आएगा 90, है ना। और B बराबर आएगा, इसमें भी 30 कर दो, तो 3 दूनी 6 60, B बराबर 60, और 90 और 60 कितना हुआ 150, है ना। तो A का ऑप्शन आया 90, इसका जो बड़ी संख्या होगी 90 और छोटी संख्या होगी 60, अगर ये लेस नंबर पूछेगा। और अगर देखिए दिया है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है, यानी x की वैल्यू पूछी है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज चलेंगे, तो इसमें दिया है x जो है दूसरी संख्या y, है ना। ये कोई x है, ये y है, ये y मान लिया हमने। अब इससे ये कितना परसेंट कम है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन निकाल लो, ये होती है 1/10। अब ये मतलब किससे, है ना, यहाँ पर गौर से देखना, किससे कम है 22 से, 22 से कम है, तो यानी ये हो गई 22। अगर 22 कम है तो 22 का 10% कम है एक यूनिट, है ना। तो ये x कितना हो गया 9, तो 22 अगर 10 है तो x कितना हो गया 9 यूनिट। ये हम यूनिट लेके चलते हैं, ठीक है। और यदि y 125 से 10% अधिक भी है, ये भी बोल रहा है, तो 125 का 10%, है ना, 125 का 10% निकाल लेंगे,
तो 125 का 10% क्या होगा, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो 125 इंटू 1/10, या फिर परसेंटेज हटा के 10/100 कर दो, वो भी सेम ही है। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया 12.5, तो y कितना हो गया, इससे अधिक है इतनी, तो 125 प्लस 12.5, ये हो गया 5 और 2 7, और ये 137.5। तो ये कह रहा है कि y कितना है 137.5। अब ये आ गया इसका ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना, ये आ गई इसकी ओरिजिनल वैल्यू, जबकि ये किसके बराबर है 10 यूनिट के, है ना। तो हमारे वो इससे 10% कम कर लो, या हमने मान ही लिया है कि ये 10 है, ये 9 है x। तो अगर ये 10 है तो इस एक सेकंड रुकना, इसको हम हटा देते हैं। 137.5 अगर 10 है तो 9 यूनिट कितना होगा, तो ये हो जाएगा बटे 10। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये 0 से पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 9 पंजे 45, 4 9 7 63 और 9 7 63 और 4 67 67, 9 3 27 और 6 33, कैरी आएगा 3, हासिल 3 आएगा, 9 का 9 3 12, और जो दशमलव है वो दो संख्या के बाद, तो ये हो जाएगा 123.75। आंसर आएगा 123.75, ऑप्शन डी। अच्छा एक चीज़ और है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन जानते हो, ऑप्शन से छांटना जानते हो, तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। आप जैसे यहाँ आए ना 137.5, इतने आने के बाद ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। पता है कैसे, देखो ये सब हमने ये हटा देते हैं, ऑप्शन आएगा इसका डी, ठीक है। बस मैं बताता हूँ कि आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी एज ए स्टूडेंट, और वो भी एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में क्या करोगे आप, एग्ज़ाम में देखोगे कि ये जो है मेरा y की वैल्यू आ रही है 137.5, और ये है 10 यूनिट, समझ रहे हो, ये हमने 10 यूनिट मान के चले, और ये 9 है, इससे कम ही है। और यहाँ ऑप्शन में देखो 137 से कोई कम है, बस एक ही ऑप्शन तो कम है। ये तो बहुत ही ईजी था, इसको एलिमिनेट करना, इसको अलग से छांटना तो बहुत ही अलग ईजी था, क्योंकि ये इससे बड़ा होता तो डाउट हो जाता है, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है। ये नहीं होता अगर बड़ा होता तो, है ना, क्योंकि इससे तो छोटा ही है। लेकिन ओनली एक ऑप्शन छोटा है, तो यहीं से सीधा आंसर। और या फिर ये 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 9 यूनिट कितना, तो 9 × 9/10, जो हमने किया अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पे आप सिर्फ परसेंटेज वैल्यू को सीधा फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लो। तो 65 परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 3/5, है ना। 20% 1/5, तो 60 कितना हो गया 3 टाइम। अब 75 की भी परसेंटेज वैल्यू को वो कर लीजिए। तो देखिए 75 25% होता है 1/4, तो 75 कितना हो गया 3/4। तो बी की आय ए की आय के x के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ आपको करना क्या है, ये मान लीजिए a, ये मान लीजिए a, और इधर मान के चलिए b, ठीक है, बराबर b। अब क्वेश्चन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलिए, a की आय का 60 यानी 3/5 इज इक्वल टू बी की आय का 75, ठीक है ना, ये 7 है, 75 इंटू 3/4, ठीक है। तो देखो यहाँ सीधा 3 से 3 कट जा रहा है, 3 से 3 कट जा रहा है। तो देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू, ये इधर चला गया ऊपर, और ये नीचे है ही 4, 5/4। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम रेशियो वाली बात करें तो a रेशियो b बराबर आएगा 5/4, यानी a 5 है तो b 4 होगा, a 5 है तो b 4 होगा।
अब पूछा है कि बी की आई ए की आई के, किसके, ए की आई के, ए की आई के, जिसकी के पूछा जाता है उसको बट्टे में रखते हैं, उसको जो है बट्टे में अपॉन में रखा जाता है नीचे, समझ रहे हो, उसको हर की जगह पे, है ना। तो यहाँ कितना हो गया 5, किसकी, बी की, बी की कितनी है 4, इंटू 100 कर दीजिए। तो देखिए ये कितना कटेगा 20 टाइम, वैसे भी 4/5 80% होता है, और ये कितना हो गया, हाँ 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 इजिकल टू 80। तो x% यानी 80% ही आएगा ये, भाई हमने 100 करके तो परसेंटेज लिया, तो x की वैल्यू कितनी आई, ये x की वैल्यू हो गई 80। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि a का 30% b के 0.25 बराबर इजिकल टू c के 1/5 के बराबर है, तो ए बी सी का रेशियो पता करिए। देखिए ये सिर्फ लैंग्वेज को समझाने के लिए क्वेश्चन दिए गए, हालांकि ऐसे क्वेश्चन प्री में भी आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत जगह पूछे जाते हैं, बट इन पे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो देखो 30% की फ्रैक्शन है जो, वो होती है 3/10, ठीक है, बराबर बी का मतलब होता है इंटू, तो 0.25 इक्वल टू हम लिख लेंगे इसे, देखो 0.25 1/4 देखो कर लेते हैं, इंटू 100 कर दो, तो इस इंटू 100 अपॉन 100 है ना, ये अपनी ओर से किया है। तो ये देखो ये 0 कट गई, ये जो है ये 0 से दशमलव कट हट गया, और ये हो गया 4 बार, तो ये इसकी 0.25 की वैल्यू कितनी आई 1/4 इजिकल टू सी इंटू 1/5। अब इनका रेशियो पूछा है, तो रेशियो में क्या करते हैं हम, ऐसी वैल्यू लेते हैं जो इनका एलसीएम बोल लीजिए, एक तरह से एलसीएम लेते हैं और मल्टीपल तीनों में कर देते हैं, तो 20 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो इसमें 20 का मल्टीपल कर दो, तो 20 इंटू 3/10 ए इक्वल टू 20 इंटू 20/4, 1 तो 1 ही है, इंटू बी इक्वल टू 20/5 इंटू सी। तो देखो ये हो गया 2 बार, 5 बार, 4 बार, तो ये 2 बार कटेगा, तो 3 दूनी 6, 6a इक्वल टू 5b इक्वल टू 4c। तो a रेशियो b रेशियो c आएगा 6/5/4, ठीक है ना, 6/5/4। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 0.1 का कितना प्रतिशत, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 के बराबर है, ठीक है। 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ, यानी ये कह रहा है कि आप ऐसे मान के चलिए 0.1 का x%, ठीक है ना, हमने मान लिया x% है, बराबर 0.01। बस यहाँ पर आपको x की वैल्यू पता करनी है, तो x की वैल्यू पता करने के लिए पहले परसेंटेज हटाइए, तो 0.1 इंटू एक्स की वैल्यू हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू 0.01। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, सिंपल 0.01 इंटू 100 अपॉन 0. ये वाला नीचे आ जाएगा, नीचे इधर 1, ठीक है। तो देखिए ये दशमलव से 2 0 कट गई, अब ये बचा 0.1 अपॉन में, तो यहाँ क्या करिए x इक्वल टू 1 हो गया, ये सीधा सीधा है ना, 0.00 से दशमलव हट गया, अपॉन 0.01, या तो ऊपर 10 लिख दिए सीधा, या फिर ऐसा करिए ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये 0 से ये दशमलव हट गया, तो ये कितना आया x बराबर
10, तो 10 की वैल्यू किस में थी, परसेंटेज में निकालनी थी, तो ये परसेंटेज है क्योंकि हमने परसेंटेज एक्स की वैल्यू पता की है बस। तो ये कितना आया 10%, ठीक है ना, आंसर आया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। और अगर इसको और भी वेरीफाई करना है तो ऐसे कर लीजिए, 0.1 का 10% होती है 1/10, यही तो होती है, बराबर कितना आएगा, तो देखो एक जीरो है तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो 0.01 ही तो आएगा बस। इससे ये आपका, क्योंकि